जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है तो प्लीज़ आए मुझे ज्वाइन करें। मैं अमन रिजवी फिर आपके सामने, अपने फैमिली के सामने, अपने फेसबुक के दोस्तों के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने और अपने उन लोगों के सामने जिन्होंने आज मुझे अमन रिजवी बनाया, मुझे एक पहचान दी, मुझे सुना। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इससे ही करना चाहूँगी। हेलो, कोई है? तो जी अस्सलाम वालेकुम। जो लोग आ चुके हैं, 6 लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे सुनने आए हैं, आज भी तबीयत थोड़ी हल्की फुल्की सी ख़राब है, आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आऊँगी क्योंकि 2-3 दिन हो गए, इशू भी हैं काफ़ी सारे। प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आए ना हो जाओगे, पी गए ये रोशनी तो आए ना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो, गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते भी दिलरुबा हो जाओगे। मैं अपनी बात का आगाज़ इसी से करती हूँ कि हम लोग जो हैं वो बहुत मीठी ज़बान वाले मीठे लोग हैं। हमारा इस्लाम भी बड़ा पीसफुल है और यही सिखाता है कि अमन व अमान किस तरह कायम करा जाए। वो अलग बात है कि हमें किस तरह ट्रैक करा जाता है, हमें किस तरह बदनाम करा जाता है, हमें किस तरह ट्रोल करा जाता है, और उसके बावजूद भी हम, अल्लाह का शुक्र है, सब्र तहम्मुल का दामन हाथ में पकड़े रखते हैं और इसी तरह एकजुट होकर हम लोग खड़े रहते हैं और इस भारत के लिए हम आवाज़ बनते हैं। हम यहाँ के संविधान की बात करते हैं, हम यहाँ के इंसानियत की बात करते हैं, हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं। हम यहाँ पर धर्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर इंसानियत की बात करते हैं। और मैं अमन रिजवी, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, बहुत मिलियंस में आपने लोगों ने मुझे पसंद करा और मैं 13 दिसंबर से लगातार आपकी आवाज़ बनी हुई हूँ। मैं अब जब से ये एनआरसी वगैरह आया था तब से ही मैं लाइमलाइट पर आई हूँ और मेरी वीडियोस आप लोगों ने मिलियंस में पसंद करी, मिलियंस में शेयर करी। मैं शाहीन बाग को भी पे भी जाती थी, मैं जंतर मंतर पे भी जाती थी। मैं अमन रिजवी जिसने हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आपको छोटे छोटे से जो मुद्दे होते हैं उनसे अवगत कराया, उन पे आपको रहनुमाई दी और बताया कि हमारे समाज में कौन से छोटे छोटे मुद्दे हैं, कौन से छोटे छोटे इशू हैं जो इस वक्त फैले हुए हैं। तो आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ डॉक्टर कफ़ील की। डॉक्टर कफ़ील इस वक्त बिल्कुल जिस तरह कहेंगे कि बिल्कुल आज़ादी से 2 कदम दूर हैं। उनकी ग़ुलामी ख़त्म होने वाली है और ये आप सबकी कामयाबी है। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कफ़ील की मम्मी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR डाला था, एक पिटीशन डाली थी कि उनके बेटे को रिहा करा जाए और यूपी सरकार नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि 15 दिन में वो डॉक्टर कफ़ील को फैसला दे, और वो 15 दिन जो है वो 26 अगस्त में ख़त्म हो रहे थे। लेकिन हमारी यूपी गवर्नमेंट, जो हमारे यूपी के जो प्रधानमंत्री समझते हैं अपना आप को, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं नहीं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो हरकत हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। तो उन्होंने यहाँ पे भी ड्रामा करा और उन्होंने कहा, आज जबकि उनको रिलीज़ हो जाना चाहिए था, 26 अगस्त में लास्ट था उनका, लेकिन 27 अगस्त में यूपी ने फिर उनको तारीख दे दी और कहा है कि हम पूरे पेपर नहीं जमा कर पाए हैं। यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने उनके लिए जो पेपर जमा करे थे वो जान के सबमिट नहीं कराए ताकि डॉक्टर कफ़ील और अंदर हैं। और फिर बहाना क्या दिया, तर्क क्या दिया, एक्सक्यूज़ क्या दिया कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है, जो फरमान है, वो हमें ना लेट मिला था इस कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से। तो हमारे नज़र में जो 15 दिन होते हैं वो 2 सितंबर तक होते हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे, जहां हमने इतना वेट करा तो इंशाल्लाह हम 2-4 दिन और वेट करेंगे। और आप सबका शुक्रिया कि आपने डॉक्टर कफ़ील के लिए आवाज़ बुलंद करी, आप डॉक्टर कफ़ील के लिए आगे आए, आपने डॉक्टर कफ़ील के मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बनाया। और अब जश्न की तैयारी है, अब एक माहौल होने वाला है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर कफ़ील हमारे सामने होंगे और वो आज़ाद होंगे। और फिर हमारा अपना जो एक मिशन है, सिर्फ 1% हम अभी कामयाब हुए हैं, हमारा मिशन ऐसे ही जारी रहेगा। अगला मिशन में हम फिर संजीव भट्ट को लेकर चलेंगे और जितने भी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो संविधान की बात करते थे और जेलों में हैं,
तो आप वादा कीजिए कि आप उनके लिए इसी तरह आवाज़ उठाएंगे, आप उनके लिए इसी तरह अपना जो जज्बा है वो दिखाएंगे और बताएंगे कि वो जितने भी जेलों में हैं वो सब हमारे भाई हैं, वो सब हमारी बहनें हैं। क्योंकि इसमें दो चार जो हैं वो नॉन मुस्लिम भी उठे हैं, जेएनयू से जो उठी हैं लड़कियां उठी हैं, नाम मेरे याद नहीं है, लतिका नाम करके कुछ इस तरह का है, वो मेरे याद नहीं रहता। तो जेएनयू से उठे हैं या एएमयू से उठे हैं या दिल्ली से जितने भी उठे हैं, तो आप उनके लिए भी ऐसी ही मुहिम चलाएंगे और इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप कामयाब होते चले जाएंगे। क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं और हमें संविधान पर अभी यकीन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिलेगी। और अब मैं चलिए आती हूँ तबलीगी जमात की तरफ आती हूँ। मैं जैसे तबलीगी जमात को मैंने परसों भी बताया था कि मद्रास हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को लताड़ा है, दिल्ली गवर्नमेंट को लताड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को जो आपने जमातियों को बलि का बकरा बनाया है या चुग्गा बनाया है या इन पे एक राजनीति करने की कोशिश करी है, वो ड्रामा आप बंद करिए। क्योंकि कोरोना के लिए मरकज़ जमाती जो है वो ज़िम्मेदार नहीं थे, मरकज़ निज़ामुद्दीन ज़िम्मेदार नहीं था। ये सारा एक प्री प्लान एक षड्यंत्र था। क्योंकि कोरोना वायरस जो था, कोरोना वायरस पे ठीकरा फोड़ना था। जब नमस्ते ट्रम्प चल रहा था तब तक मैं आपसे पहले भी कहती चली आ रही हूँ वायरस चाइनीज़ था, लेकिन इनको वायरस को हिंदू मुस्लिम करना था। भारत में हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को टारगेट करना था, मुसलमानों को मारना था, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करनी थी। इसीलिए ये ज़बरदस्ती उस कोरोना वायरस को ज़बरदस्ती पकड़कर मरकज़ी निज़ामुद्दीन लेकर गए और इस्लाम कबूलवाया और कहा चल बे मुसलमान हो जा। और यहीं से इन्होंने हरामीपन शुरू करा, यहीं से इन्होंने चालाकी शुरू करी और यहीं से सिर्फ मुसलमानों को उठापटक शुरू हुई। और इन्होंने कहा कि मुसलमानों की छापा मारी, जमातियों की छापा मारी। क्यों भाई, क्यों छापा मारी? क्या वो आतंकवादी थे जिन पे आप छापा मारी कर रहे थे? वो इंसान थे। और जैसे कि आपको पता होगा कि मरकज़ी निज़ामुद्दीन में पहले ही बताती चली आ रही हूँ कि जहाँ पर वो है वहाँ पर बिल्कुल बराबर है पुलिस स्टेशन है, मात्र 50 गज की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, बराबर में पॉश कॉलोनियाँ भी हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर आतंकवाद पल फूल रहा हो और इनको पता ना हो। तो ये सारा प्री प्लान करा गया। और जो केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो बात बात पे हाथ खड़े कर लेते थे कि नहीं भाई पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, ये सारा का सारा उनका ड्रामा है, ये सारा का सारा उनका ड्रामा है। उन्होंने ही सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करवाई इन मरकज़ वालों के ऊपर। तो ये सारा रायता जो फैलाया, सारी नफरतें जो फैलाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये स्ट्रीम मीडिया के साथ मिलकर, ये हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब जो उन्होंने फैलवाई, जो कभी कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आप दिल्ली के बेटे होंगे लेकिन आपने साबित करा कि आप आरएसएस के बेटे थे, आप आरएसएस के बेटे हैं और आप आरएसएस के बेटे ही रहेंगे। आपने मुसलमानों के लिए सिवाय नफरतों के, मौत के कुछ नहीं दिया। आपने मुसलमानों को आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश करी। और मैं एक बात शुरू से कहती चली आई कि वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और अल्लाह जिसको चाहे जिल्लत देता है। मरकज़ी निज़ामुद्दीन पे मैं वेरी फर्स्ट डे से बोलती चली आ रही हूँ। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ निकाले हैं, मैक्स पे हो चाहे मैक्स न्यूज़ पर हो चाहे लोकतंत्र पे, काफ़ी सारे चैनल है। मैंने बोला और मैंने ये भी बोला कि मरकज़ी निज़ामुद्दीन की हम पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। अरे वो आतंकवादी कैसे होंगे, अरे वो जिहादी कैसे होंगे? उनके पास तो पैडेड मोबाइल तक नहीं होता। मल्टीमीडिया मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। वो तो इस्लाम की बात करते हैं, वो तो सादगी की बात करते हैं, वो समाज से गंदगी साफ करने की बात करते हैं। वो कहते हैं एक हो जाइए, अल्लाह की तरफ रुजू करिए, अपनी सादगी की तरफ ज़िंदगी लेकर आइए, फजूल खर्ची छोड़िए। तो ये आतंकवाद नहीं होता, ये आतंकवाद नहीं होता, ये ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े होते हैं, सादगी पसंद होता है। और इसमें अय्याशियों को मना करा जाता है कि आप जो ये सारा अय्याशियाँ करते हैं, पैसा बहाते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। ये मरकज़ वाले हमें इस बात के लिए तरगीब देते हैं। और बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो जमात में जाते हैं, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो मरकज़ को फॉलो करते हैं या उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। तो मरकज़ वालों को आतंकवादी कहना ये अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ा गुनाह था, ये एक षड्यंत्र था जो खुलकर आ गया। तो मैं आपसे पहले ही कहती चली आ रही हूँ कि ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों को टैग करेगी, कोरोना को ट्रैक करेगी कि भाई पूरा भारत जो बर्बाद हुआ उसका ठीक रहा। पहले तो कोरोना को फोड़ दिया और कोरोना को मुसलमान करने के बाद पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की लहर चला दी कि जाओ मुसलमानों को मारो। और इसी चैनल की वजह से, इसी स्ट्रीम चैनल की वजह से कितने सारे आरएसएस वालों ने, बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि जो एक जमाती को मारेगा हम 11,000 रुपये देंगे। अज्जू हिंदुस्तानी एक बंदा है जिसकी फेसबुक पे पोस्ट थी और वो अब मर गया। अल्लाह ने उससे बिल्कुल जायज़ इंतकाम ले लिया, वो भी मर गया, उसकी बहन भी मर गई, उसकी माँ भी मर गई।
तो अब सवाल ये बनता है कि क्या केजरीवाल पर एफआईआर करेगा कोई, क्या स्ट्रीम मीडिया पे एफआईआर करेगा जो जिहादी बम ये वो आतंकवादी घुसपैठ कर रहा था। और कमाली की बात मैं आपको बताऊंगी, जी न्यूज़ ने, गुलाम सरवर साहब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गुलाम सरवर साहब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बेबाक अंदाज से बोलते हैं और बहुत बिल्कुल विद फैक्ट बात करते हैं। गुलाम सरवर साहब पे एक स्टिंग ऑपरेशन करा, उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन वायरस। यानी उनको, क्योंकि उनकी दाढ़ी थी, मौलाना साहब के ये पीछे चल चल के थक गए थे और मौलाना साहब इनको मिल नहीं रहे थे, तो इन्होंने गुलाम सरवर साहब का पीछा लेना शुरू करा, उनको उन पे स्टिंग करना शुरू करा और 78 घंटे तक लगातार इनके पीछे लोगों को लगा दिया गया। और उस इन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन वायरस। और इन्होंने मुंह की खाई, ये जीरो हो गए, कुछ नहीं मिला। तो ये सारा ड्रामा था। तो अब सवाल ये बनता है जो आपको करना चाहिए, इन चैनलों ने जो फेक न्यूज़ चलाई थी, जो जमात को बदनाम करा था, जो मुसलमानों को बदनाम करा था, जो निज़ामुद्दीन को बदनाम करा था, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई एफआईआर होगी? क्या केजरीवाल इसके लिए माफ़ी मांगेगा? क्या केजरीवाल पर कोई एफआईआर होगी जो केजरीवाल ने लोगों पे करा था? और कमाल की बात यह है कि इंटरनेशनल जमाती आए हुए थे जिनके पासपोर्ट ब्लैक लिस्टेड कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सारी एफआईआर को रद्द करा जाए और जितने भी इंटरनेशनल जमाती आए हुए थे उनको बाइज्जत उनके मुल्क में पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी जीत है। बेशक थोड़ी देर ही लगी हमें, बेशक हम लड़े मरे, बहुत सारे जमातियों की मॉब लिंचिंग हुई। अगर आप लॉकडाउन की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ, अगर आपको लॉकडाउन याद हो तो उस वक्त लॉकडाउन में अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों को, सब्जी वालों को, मुसलमानों को मारा गया कि तू जमाती है, उनके भगवा झंडे लगाए गए, उनके खिलाफ उल्टी सीधी वीडियो बनाई गई कि सब्जियों पे पेशाब छिड़क रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मुसलमानों को सब्जियां नहीं बेचने दी गई। और केजरीवाल बेनकाब हुए कि जिस ज़माने में लॉकडाउन करा गया था तो उस ज़माने में मरकज़ी निज़ामुद्दीन के जितने भी निगरां थे, जितने भी यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी कहा, इन्होंने केजरीवाल को भी ख़त लिखा, उनसे कहा कि हमें भी पास इशू करे जाएँ। कोविड-19 के जो पास इशू करे जा रहे थे वो पास हमें भी इशू करे जाएँ, लेकिन उनको इशू नहीं करेगा, सबको इशू करेगा। तो यानी कि पूरा एक प्री प्लान था कि मरकज़ी निज़ामुद्दीन को टैग करना था, मरकज़ी निज़ामुद्दीन को बदनाम करना था, मरकज़ी निज़ामुद्दीन पर एक सियासत करके मुसलमानों को फिर मारना था, मारकाट करना था। क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद भी इनके हौसले अभी कम नहीं हुए थे, क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद भी ये रुके नहीं थे। ये चाहते थे कि जिस तरह इन्होंने दिल्ली दंगों में हज़ारों मुसलमानों को मारा था, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर मारें। और उसके ही लिए इन्होंने पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लान करी थी, पूरा ये षड्यंत्र रचा था कि इन्होंने जिहादी बता दिया था कोरोना वायरस को और जमाती बता दिया था। फिर तो इस तरह की लहर निकल गई थी, जहां कोई टोपी वाला मुसलमान देखा, दाढ़ी वाला मुसलमान देखा, उसको ये मारने के लिए दौड़ पड़ते थे और उसको मारा। एक नहीं, 100 मुसलमानों को इन्होंने मॉब लिंचिंग के उसमें मारा। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगी, मुझे नहीं मालूम वो खुशखबरी है या नहीं है, ये उसमें कहाँ तक ये लोग फॉलो करते हैं। अमित शाह जो हैं, हमारे गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने ऐलान कराया कि जो एनपीआर लागू हो रहा था वो एनपीआर लागू नहीं होगा। एनपीआर अगर लागू होगा तो उसका वही फॉर्मेट होगा जो कांग्रेस सरकार के द्वारा था, जो कांग्रेस सरकार ने दिया था। क्योंकि अगर आपको पता हो कि ये पहले लेकर आए थे सीए के बाद इन्होंने कहा नहीं हम एनआरसी लेकर आएंगे, उसके बाद ये तीसरी छलनी लेकर आए थे जिसका नाम रखा था इन्होंने एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बढ़ा दी थी, बहुत सारे सवाल बढ़ा दिए थे कि आपका आधार कार्ड, आपके अब्बा का आधार कार्ड, ये मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर। लेकिन कांग्रेस की सरकार के ज़माने में जितने भी ये सेंसेक्स होते थे उसका जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये शाहीन बाग की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये एएमयू की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारी सबकी कुर्बानियाँ, हमारी सबकी आवाज़, हमारा सबका जो एक मेहनत थी वो रंग लेकर आई। बेशक थोड़ा देर से ही सही, लेकिन एनपीआर जो है वो अब लागू नहीं होगा। और इंशाल्लाह आप देखना एनपीआर भी लागू नहीं होगा, एनआरसी भी लागू नहीं होगा, सीए भी लागू नहीं होगा। ये सब का सब जो ये 3 छलनियाँ लेकर आए थे, ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए लेकर आए थे ताकि आपको इसमें उलझा दें और सारी कंपनियों को ये प्राइवेट हाथों में, अंबानी अदानी को बेच दें और आप इसी चक्कर में लगे रहें, हाय हाय हमें पेपर दिखाने हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम ये नहीं हैं। तो ये वाली बात मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जेल इतनी बड़ी नहीं है जहाँ पर 137 करोड़ भारतीयों को ठूस दिया जाए, या कोई भी इतनी गोलियाँ नहीं है भारतीय सरकार के पास जो हमारे सीनों पे मार दी जाएं। हम कल भी भारतीय थे, हम आज भी भारतीय हैं
और मर जाएंगे, अपनी नागरिकता पर आंच नहीं आने देंगे। और हम एक बार जीत गए और आगे भी हम जीतेंगे। और आप इसी तरह बने रहें, इसी तरह वादा करें, आप इसी तरह हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप इसी तरह उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो आपकी आवाज़ हैं, आप उन लोगों को शेयर करेंगे जो आपकी आवाज़ हैं, आपके लिए शुरू से खड़े हुए हैं। वो जब से खड़े हुए, जब जामिया प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो जब से खड़े हुए, जब से शाहीन बाग स्टार्ट हुआ था। अब मैं बात करती हूँ मध्य प्रदेश की करती हूँ। मध्य प्रदेश किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश बिल्कुल इस वक्त यूपी गवर्नमेंट की उस पर स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। जिस तरह यूपी गवर्नमेंट पूरी दादागिरी दिखा रही है, जैसे योगी नाथ जो है वहाँ के पूरे प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम मध्य प्रदेश में चल रहा है कि वहाँ पर भी जुल्म की इंतहा हो रही है। आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल होता है, चाहे वो उन्नाव कांड हो, चिन्मयानंद का चाहे वो सेंगर का कांड हो, चाहे वो विकास दुबे का कांड हो, चाहे वो किसान को खेत में मारने वाला कांड हो, चाहे वो शुभम पत्रकार को मारने का कांड हो। ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो सारे के सारे मध्य प्रदेश से निकले। अभी कल की न्यूज़ है कि एक सोनी समाज होता है, सोनी समाज एक ओबीसी समाज से आता है, एक सोनी समाज होता है, उसके 5 मेंबरों को मार दिया। किसने मारा? इन्होंने, जितने उच्च कोटि के लोग हैं उन्होंने मारा, उच्च कोटि के कास्ट वालों ने मारा। और उनका जुर्म क्या था कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी ज़मीन सेल करी थी जो कई करोड़ की थी, तो उस पैसे के चलते सोनी समाज के घर में 5 मर्डर करे गए। 5 मर्डर, दादा को मार दिया, दादी को मार दिया, बेटे को मार दिया, दुल्हन को मार दिया, और तो एक बहुत मासूम सी बच्ची थी उसको भी कत्ल कर दिया गया। तो ये हाल चल रहा है कि पूरी की पूरी लूट मार चल रही है। कहीं किसी स्ट्रीम मीडिया ने कहीं से कहीं तक ये न्यूज़ ही नहीं बनी। 5 लोगों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उन्हीं के घर में उनको लटका दिया जाता है, और जिस तरह से वो लटके हुए पाए गए साफ लग रहा है कि उनको कत्ल करके ऐसे ही लटका दिया गया या उनको लटकाते वक्त कत्ल करा गया। वो खुदकुशी नहीं है, 5 लोग खुदकुशी नहीं कर सकते और खुदकुशी का कोई रीज़न ही नहीं है। तो पैसों के लिए करा जा रहा है। इस वक्त आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, आपको डराया जा रहा है। मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि हम बहुत अनकरीब हम जीत के करीब हैं, बहुत ज़्यादा हम जीत के करीब हैं। सिर्फ आपको इसी तरह बने रहना पड़ेगा, आपको इसी तरह यूनाइटेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत आपका है। ये भारत इन चड्डीधारियों का नहीं है, इन जाफरानी गुंडों का नहीं है, इन RSS वालों का नहीं है। ये डर की राजनीति कर रहे हैं, ये आपको डरा रहे हैं, आपके घर में घुस के आपको मार रहे हैं। इनको पता है अगर आपको मारेंगे तो आप तो चुप रहेंगे, आपका पड़ोसी भी चुप रहेगा। तो प्लीज बंद करिए चुप रहना, आवाज उठाइए हर जुल्म के खिलाफ, उठिए, एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये भारत आपका है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में, पहले आप भारतीय हैं। इस भारत को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमें सेव करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, हमें अपनी इंसानियत को सेव करना है, हमें अपने लोगों को सेव करना है, हमें यहाँ की हर चीज़ को, अब हमें अपने उन फ्रीडम फाइटर को सेव करना है जो इस भारत के लिए कुर्बानी दे चुके हैं। और कोरोना का भी जिस तरह आपको पता है कि कोरोना में जिस तरह इन्होंने मुसलमानों को अटैक करा, मुसलमानों को मारा। कोरोना का पहला केस भी केरला से आया था, और कोरोना जो है वो इंटरनेशनल था, वो जिहादी मुसलमानी नहीं लेकर आए थे। और जिस वक्त भारत में कोरोना चल रहा था उस वक्त हमारे राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जो आपने सारा ड्रामा कर रखा है, पूरा भारत खोल रखा है, करिए बंद। और उस वक्त पार्लियामेंट में पूरा इजलास चल रहा था, जब राहुल गांधी ने बोला था तो उन्हें पप्पू पप्पू कहकर चिढ़ाया गया था, क्योंकि इनसे कोई भी अकल की बात करता है तो ये पप्पू पप्पू कहना शुरू कर देते हैं। तो कोरोना को, अगर भारत में कोरोना वाकई आया है तो उसकी जिम्मेदार A to Z बीजेपी है। नमस्ते ट्रम्प चलता रहा, पूरी मध्य प्रदेश की हुकूमतें गिरती रहीं, सारे इनके ड्रामे चलते रहे, इनकी आवाजाही चलती रही, फ्लाइटें आती रहीं। और तो और इनकी ब्रांड एम्बेसडर कनिका कपूर जो भारत में लेकर आई थी कोरोना, और सबसे चुम्मा चाटियाँ करती फिर रही थी, वो ना तो वो मरी ना उन पर रोक लगी। तो कोरोना बेशक अगर होगा तो जस्ट लाइक है नज़ला खांसी, लेकिन इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा और कोरोना को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाकर यूज़ करा, क्योंकि पूरे भारत की बर्बादी का ठीकरा इन्होंने कोरोना पर फोड़ दिया। और फिर आबादी कम करने का इन्होंने जो एक ड्रामा करा कि मुसलमानों को, गरीबों को और दलितों को मारा गया, अस्पताल में मारा गया, मारा गया, उसके बाद उनके पार्ट ऑफ बॉडी भी निकाले गए। और ये मैं नहीं कहती, सोशल मीडिया पर हज़ारों वीडियो हैं, हज़ारों ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर दिखाया गया कि पूरी आँखें, दिल, गुर्दे, फेफड़े निकले हुए हैं। तो ये जिस तरह की राजनीति वो सब आपके सामने जिस तरह चल रही है। और मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि अभी वेब 2 भी आएगी, अभी दूसरी लहर भी आएगी। अमेरिका कह चुका है कि दूसरी लहर भी आएगी और इससे ज़्यादा लोगों को मारा जाएगा, मरेंगे नहीं, मारा जाएगा। मेरी बात पे गौर करें, मरेंगे नहीं, मारा जाएगा। जैसे लहर पहली लहर में इन्होंने मारा है, आपको ऐसी दूसरी लहर में इससे भी ज़्यादा मारेंगे, क्योंकि ये आबादी कम करने का एक फंडा है इनके हाथ में, फ्री में आ गया है।
ना तीर चले, ना त्रिशूल चले, ना तलवार चले और इनका मामला भी हल हो जाए। मुसलमानों को कोरोना कर करके भी मार दें और ये भी कह दें कि कोरोना से मरे हैं। तो गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को मारने का इनके हाथ में एक गोल्डन अंडा आया है जिसका नाम इन्होंने कोरोना वायरस रखा है। और आप ही देखिए, पहले तो दिल्ली में इतने केस थे, इतने हो गए, उतने हो गए, एकदम से जैसे 15 अगस्त आने वाली हो दिल्ली से कोरोना छूमंतर हो गया। दिल्ली से कोरोना छूमंतर हो गया क्योंकि इन्हें दिल्ली में ड्रामे करने थे। 15 अगस्त पे इन्हें जाकर लाल किले पे ध्वज फहराना था तो कोरोना चला गया, क्योंकि कोरोना इनकी मर्जी से आता है और इनकी मर्जी से जाता है। इनकी कोरोना से रिश्तेदारी है। और कोरोना अगर आपको या मुझे होता है, हमें होता है या नहीं होता, कोई भी बीमारी अगर हमें होती है तो हमें अस्पताल वाले मार देते कि हमें कोरोना है। हमारे पेट में दर्द हो तो हम कोरोना से मर जाते हैं, हमारे सर में दर्द हो तो हम कोरोना से मर जाते हैं, हमारी टांग में दर्द हो तो हम कोरोना से मर जाते हैं, हमारी किडनी में दर्द हो तो हम कोरोना से मर जाते हैं, हमारे हार्ट में दर्द हो तो हम कोरोना से मर जाते हैं, इवन अगर हमें लेबर पेन भी हो तो हम कोरोना से मर जाते हैं। लेकिन इन्हीं के नेता, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य राव सिंधिया हो, चाहे वो हमारा अमित शाह हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, ये लोग, चाहे वो हमारा ठरकी अमिताभ बच्चन हो, ये लोग कोरोना का नाम यूज करके जाते हैं और चंगा मंगा होकर वापस आ जाते हैं। ये कोरोना से नहीं मरते। तो यहीं से ये बेनकाब होते हैं कि कोरोना वायरस अगर है तो इतना सेंसिटिव नहीं है जितना इन्होंने बनाकर बांटा। कोरोना को इन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए मौत बनाकर बांटा, इनके लिए कोई मौत नहीं थी। और मैं पहले ही दिन से आपको कहती चली आ रही हूँ, मैं फरवरी से कह रही हूँ, मैं मार्च से कह रही हूँ कि कोरोना वायरस हम भारतीयों को हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। हम गरीब होते हैं, हम धूप में रहते हैं, हम मिट्टी में रहते हैं। जितने झोपड़पट्टी वाले ये तो गंदगी में रहते हैं, शौच के बाद हाथ भी नहीं धोते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं मरते, इन्हें क्यों कोरोना नहीं हुआ? और इवन जितने सड़कों पर फकीर होते हैं, इनको कोरोना क्यों नहीं होता? और जितने भी ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर जितने भी हैं पालतू है, तो इनको कोरोना क्यों नहीं हुआ? कोरोना तो एक वायरस है जिसको ये कह रहे थे लकड़ी को छुओगे तो 9 घंटे रहेगा, कपड़ों को छुओगे तो 25 घंटे रहेगा, तो फिर इन जानवरों को क्यों नहीं हुआ? तो ये सारा जो इनका षड्यंत्र था वो बेनकाब हो चुका है। क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और ये कोरोना वायरस का टेरर वहीं से चलाया। बिल गेट्स अमेरिका का ही है, यही लेकर आया है आबादी कम करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग अवेयर हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि कोरोना वायरस का क्या फंडा है। कोरोना वायरस एक ड्रामे की तरह पेश करा गया और दोबारा फिर लेकर आएंगे, लेकिन हमें इसी तरह इनको बेनकाब करना है, हमें इसी तरह फिर खड़े रहना है, हमें इसी तरह फिर बताना है कि हम बावले नहीं, हम भारतीय हैं, हमारे पास अकल है। हम बेशक चुप हैं, लेकिन हमारे माथे पे CH नहीं लिखा हुआ, आप हमें बावला नहीं समझ सकते। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे IT सेल के, RSS के IT सेल वाले जो हमें गालियां देते हैं, जो आपको गालियां देते हैं, जो सबको गालियां देते हैं, वो डर की राजनीति करना चाहते हैं। और मैं जिस तरह आपको अवगत कराती चली आ रही हूँ, जिस तरह मैं आपको बताती चली आ रही हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हमारा फेसबुक है, इस पर 10% जो हिस्सेदारी है वो भगवा आतंकवादी की जो सबसे बड़ी कंपनी अंबानी कंपनी, उसने शेयर ले लिया है। उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारी आवाजाही आनी शुरू हो गई है, बहुत सारे RSS के जितने भी पालतू हैं जाफरानी गुंडे आने शुरू हो गए हैं और ये अपना आतंक मचा रहे हैं। सारे के सारे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भगवान की DP लगा रहे हैं और जिस भगवान को मानने का दावा करते हैं उसी भगवान को ही शर्मसार कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी भी आ गया, एक और आ गया है, अभी आ गया एक आतंकवादी आ गया। अबे चुप कर, क्यों? भारत तेरे बाप का है, तेरी अम्मा जहेज में लाई थी, तू क्यों आया? मुझे ये तो बता दे भाई, तू आया क्यों है गोबर गंडेश? मैंने तुझे बुलाया था क्या? सारे के सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने आ जाते हैं और आके बकवास से करते हैं। तो आपको इनका मुंह तोड़ना होगा, आपको इन पे पहले कंप्लेन करनी होगी, फिर इनको ब्लॉक करना होगा, क्योंकि ये गोबर भक्त हैं, ये इनके बीजेपी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इनको 2-2 रुपये 4-4 रुपये मिलते हैं। तो आपको इनको बेनकाब करना होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा और आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और भाइयों मैं आपको एक कमाल की बात बताती हूँ, बीजेपी का एक नेता अशोक करके नाम है, अशोक तनेजा, पंजाब अंजोला का है, पंजाब अंजाला एक जगह है, वहाँ का एक बीजेपी का नेता, इसने लगातार अपनी बेटी के साथ ये रेप कर रहा था और बेटी ने FIR करवाई है। अब उठता है या नहीं उठता वो तो बात की बात है, लेकिन इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि पहले तो पराई बेटियों को ये माले गनीमत समझ रहे थे, अभी अपनी घर की बेटियों तक को लूट रहे हैं। तो इसका नाम है बीजेपी। 40% रेपिस्ट हैं यहाँ पर, सारे क्रिमिनलों की पार्टी है। लेकिन क्योंकि इनको RSS सपोर्ट करती है, और RSS को कौन सपोर्ट करता है आप देखिए, ये सारी अंबानी, अदानी, जितनी टाटा, बिरला, जितनी कंपनी सब RSS वाली हैं, ये इनको फंडिंग करती हैं, ये इनको फंडिंग करती हैं और आतंकवाद
मचाने में इनको पूरा सपोर्ट करती हैं कि जाओ भाई मारो, जाओ भाई काटो। और मैं सबसे कह रही हूँ, मैं कितने दिनों से आपको अवगत करा रही हूँ, जितने भी ये 90 करोड़ ओबीसी हिंदू और मुसलमान सब हैं, आप अपने आप को हिंदू मत समझें कि आपके हाथ में इन आरएसएस वालों ने तीर त्रिशूल तलवार दे दिया, जाओ मारो मुसलमानों को, जाओ मारो दलितों को। और आप बावले अपने 16-16 साल के बच्चों को जाकर निकाल दिया है कि जाओ मॉब लिंचिंग करो। और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं। मैं शुरू से कह रही हूँ, क्या किसी पंडित को आपने देखा सड़क पे तलवारबाजी करते हुए, किसी मुसलमान को मारते हुए, किसी दलित को मारते हुए, कोई मॉब लिंचिंग करते हुए? क्यों नहीं करते? ये षड्यंत्र चलते हैं, इनके अंदर चाणक्य पॉलिसी होती है, चाणक्य नीति चलते हैं। ये आपको यूज करते हैं, ओबीसी को यूज करते हैं। और माफ कीजिए, आप ओबीसी जो होते हैं ना, वो हिंदू नहीं होते, वो शूद्र होते हैं। और शूद्र किसी काउंटिंग में नहीं आता। शूद्र चाहे कितने भी कह दो, आप शूद्र ही रहेंगे। और शूद्र को ये किसी काउंटिंग में नहीं रखते। शूद्र को ये अपना गुलाम ही मानेंगे कि मीला ढोने वाले, मालिश करने वाले, हमारी गुलामी करने वाले, मजदूर, मिस्त्री, मकान बनाने वाले, ये आपको अपने बराबर में नहीं बिठाएंगे। आपको समझना होगा, जितने भी 90 करोड़ ओबीसी हैं, आपको अपने जो दिमाग के ढक्कन है उनको खोल के अपनी जो बुद्धि है उसका यूज करना पड़ेगा कि आपको किस तरह यूज कर रहे हैं। बेशक आपको भी फंडिंग हो रही होगी, आप इनसे पैसा लेके अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन कब तक जिएंगे? आप अपने आने वाले बच्चों के लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ नफरतें। भारत आपका है। यह अशफाकुल्ला खान का ख्वाब था। यहाँ पर लाखों भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, यहाँ पर सबके फोर फादर कुर्बानी पर चढ़े थे। ये इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया था, आपको जीने का सलीका सिखाया था। यहाँ पर कितने फ्रीडम फाइटर आए गए और उन्होंने आपको भारत दिया था। महात्मा गांधी का ख्वाब था, तो क्या इसीलिए ख्वाब दिया था उन्होंने, इसीलिए वो कुर्बान हुए थे कि ये आरएसएस वाले आएंगे और आपको लड़वाएंगे, फूट डालो आंदोलन करेंगे और आपको बर्बाद कर देंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। आज कोई बात नहीं करता एजुकेशन की, आज कोई बात नहीं करता रोजगार की, आज कोई बात नहीं करता एकता की। आज सिर्फ हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, सिर्फ यही रह गया है। आप देखिए उनको जाकर, जो सड़कों पर खोमचे वाले हैं, आप पूछिए उनसे, जो ऑटो ड्राइवर हैं, आप पूछिए उनसे, जो रोड पे ठेले लगाकर खड़े होते, उनका कोई मजहब नहीं होता। वो बर्बाद हो गए, लॉकडाउन में बर्बाद हो गए, वो पुलिस के जुल्म से बर्बाद हो गए, उनको लूट लिया, इस सरकार ने लूट लिया। वो मुसलमान नहीं है, वो 75% नॉन मुस्लिम है, ओबीसी समाज से आते हैं। तो इस सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करा है वो सब ओबीसी समाज को करा है। तो आपको समझना होगा कि आप कितनी बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और आप उसके बावजूद भी हिंदुत्व का झंडा लेकर फिर रहे हैं। बंद करिए अपने फैमिली को बर्बाद करना, बंद करिए अपने बच्चों को बर्बाद करना। अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अपने घरों से आईपीएस संजीव भट्ट निकालिए, अपने घरों से डॉक्टर कफील निकालिए, अपने घरों से काबिल इंसान निकालिए, अपने घर में महात्मा गांधी पैदा करिए, अपने घर में जवाहरलाल नेहरू पैदा करिए, अपने घर में भीमराव अंबेडकर पैदा करिए, अपने घर में अशफाकुल्ला पैदा करिए, अपने घर में भगत सिंह पैदा करिए। तब है हमारी जीत कि हम दुश्मनों से बाद में लड़ेंगे, सरहद पे बाद में लड़ेंगे। पहले हमें भारत में जो हमारे अंदर ये जो दुश्मन पैदा हो गए, ये जो हमारे एक मुनाफिक पैदा हो गए, ये जो हमारे अंदर ये छोटे छोटे जाफरानी गुंडे एटम बम पैदा हो गए, पहले हमें इनसे लड़ना होगा, पहले हमें इनको हराना होगा। और उसके लिए हमें यूनाइटेड होना होगा, हमें सबको एक होना होगा। मुसलमानों को, दलितों को, सरदारों को, ईसाइयों को हमें एक होना पड़ेगा। हमें इनकी चालाकी समझनी पड़ेगी। हमें हमारे दिमाग को पता चलना होना चाहिए कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे साथ क्या ब्राह्मणवाद रचा जा रहा है। तो आप सबको एक होना पड़ेगा, आपको ओबीसी समाज को एक होना पड़ेगा, मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होकर इनका बहिष्कार करना होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आपने जैसे OLX के मैं कल बोली थी, एक वीडियो बनाई थी। OLX कितनी बड़ी कंपनी है। वैसे तो भारतीय सरकार कहती है कि भाई हमें सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, सारा हमें इस तरह का काम करना चाहिए, सारी प्रमोशन चल रही है, लेकिन OLX पे कितनी बड़ी चीट चल रही है, कितना बड़ा धोखा चल रहा है कि OLX पर मेरे पास सोनीपत या पानीपत से मेरे पास फुटेज आई है कि उन्होंने OLX पे एक मोबाइल पड़ा था, वो मोबाइल खरीदा, मोबाइल में पेमेंट दे दी और पेमेंट के नाम पे उन्होंने 17,000 रुपए ले लिए और इंडियन आर्मी के नाम से उनका एक पेज चल रहा है। OLX पे पूरी आईडी चल रही है और अभी भी चल रही है। 17,000 रुपए लूटने के बाद भी उनका मोबाइल उनके घर नहीं पहुंचा। और जब वो थाने जाते हैं तो पुलिस वाले हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई छोड़ो, ये तो फ्रॉड ही है, तो चलता रहता है। अभी 4 लाख का फ्रॉड हुआ था, 8 लाख का फ्रॉड हुआ था।
तो बात ये है कि अगर उस बंदे ने गूगल पेमेंट करी थी तो पुलिस उसको बहुत आराम से पकड़ सकती है, क्योंकि पूरा उनके पास सबूत है कि गूगल पेमेंट हुई है, किस अकाउंट पे हुई है, कौन सा आईडी कार्ड पे हुई है, कौन से आधार कार्ड पे हुई है, कौन से पैन कार्ड पे हुई है। लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैंने ही कल ये लोकतंत्र पे एक वीडियो बना के डाली है जिसमें मैंने OLX को बेनकाब करा है। तो कितने ही लोगों ने कमेंट करा है, और कोई कह रहा है हमें 20 लाख का चूना लगा, कोई कह रहा है हमें 80,000 का चूना लगा, कोई कह रहा है हमें 7,000 का चूना लगा। मतलब सबको चूना लगा हुआ है, सबको ठगा गया है ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर। तो फिर आप कौन सा वाला डिजिटल भारत की बात करते हैं कि जहां पर गरीब किसान अगर ऑनलाइन पेमेंट भी करता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है, तो उसको ठगा जाता है और पूरा प्रॉपर चैनल में ठगा जाता है। पूरा के पूरा उसने गूगल पेमेंट करी, ये नहीं कि उसको हाथ में जाकर पकड़ाए थे पैसे, उसके बावजूद भी ये पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आपको OLX पे भी एक कैंपेन चलाना होगा, आपको बाइकआउट करना होगा कि हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन पेमेंट, हमें अपनी दुकानों से ही पेमेंट चाहिए, अपने गली मोहल्लों से ही चाहिए। हमारी ज़िंदगी जो थी, हमें वही वाला भारत चाहिए जो सन 2014 से पहले था। बैलगाड़ी वाला भारत ही चाहिए, जहाँ पर कोई डिजिटल नहीं था, लोग कश्तियों में चलते थे, मोबाइल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, मेट्रो नहीं थी, ब्रिज नहीं थे। सारा का सारा तो ये मोदी जी ने डिजिटल भारत करा है ना। तो मोदी जी खुदारा आप हमें वो वाला भारत लौटा दीजिए। हमें डिजिटल भारत नहीं चाहिए, हमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चाहिए, हमें वही वाली शॉपिंग चाहिए कि हमारी गली में कोई मिलता हो। ये केस पानीपत का बता रही हूं मैं आपको, पानीपत का केस है। 17,000 का चूना 2 दिन पहले लगाया गया और सारे के सारे प्रूफ लेके बंदा थाने पहुंचा, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पुलिस, हम इस पुलिस को क्यों चुनते हैं? ये किस बात की कसम खाते हैं, कौन से संविधान की कसम खाते हैं जब ये हमें सपोर्ट नहीं करते? यानी पानीपत का बंदा पुलिस वालों के पास जा रहा है और कंप्लेन कर रहा है और प्रूफ दिखा रहा है, गूगल पेमेंट का सबूत दे रहा है कि मैंने 17,000 पे कर दिए, मेरे पे मुझे इंसाफ दो। किसान है, किसान वैसे ही मर रहा है, खुदकुशी करके मर रहा है, भूख से मर रहा है, भारत जनता भूख से मर रही है। और अगर हम कोई ज़रूरत की चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहाँ भी हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन करो, कैशलेस इकोनॉमी होगी, सब ऑनलाइन होगा, सब ये होगा। तो ऑनलाइन में आप हमें इस तरह ठगेंगे तो हमें इंसाफ कहाँ मिलेगा? सवाल बनता है जो जनता को पूछना चाहिए। आपको OLX पे जाकर OLX का भी बहिष्कार करना चाहिए, आपको पूरा कैंपेन चलाना चाहिए कि OLX को बैन करो, OLX को बंद करो। OLX पे आप यकीन मत करिए, OLX पे। और ये देखिए, जो हमारे फौजी, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं कहती हूँ भारत में 2 ही कैटेगरी, 2 ही लोग जो हैं वो काबिल एहतराम होते हैं। एक हमारे जवान जो सरहदों की रक्षा करते हैं, एक हमारे किसान जो हमें भूखा मरने नहीं देते। जवान जो सरहद पे रक्षा करता है और किसान जो हमें देश के अंदर मरने नहीं देता। ये 2 कैटेगरी अगर भारत में ना हो तो हम बर्बाद हो जाएं। ये रीढ़ की हड्डी मानी जानी चाहिए और इनको एक स्पेशल, इनका एक हमारे परफॉर्मे में एक स्टेटस होना चाहिए कि इनका अलग से नाम होना चाहिए कि आप किसान हैं या आप जवान हैं। तो इतना रेस्पेक्ट होना चाहिए भारतीयों की नज़र में। और लोग क्या कर रहे हैं कि जवानों को बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम से फर्जी आईडी बना रहे हैं, उनके नाम से फर्जी अकाउंट बना रहे हैं, फौजियों के फोटो लगा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। OLX को ये थोड़ी कि सिर्फ भारत में हो, तो पूरा दुनिया में है। तो अगर ये आईडी इंटरनेशनल जाती होगी और वहाँ पे फ्रॉड होता होगा तो हमारी फौज की छवि कितनी बदनाम हो रही होगी। और माफ़ कीजिए, OLX पे एक आईडी नहीं बनी हुई, फौजियों के नाम से सैकड़ों आईडी फेक चल रही हैं और OLX वाले उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि करनी चाहिए। पुलिस वालों को भी करनी चाहिए, मीडिया वालों को भी करनी चाहिए। जहाँ जहाँ कंप्लेन होती है सबको कार्रवाई करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। आपको भी एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर 10-20 बंदों के साथ फ्रॉड हुआ है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग आप भी करते होंगे। अभी एक बंदे ने बताया, वो मीडिया कर्मी हैं, यंगिस्तान न्यूज़ का आपने नाम सुना होगा, यंगिस्तान न्यूज़। उनके एंकर ने एक घड़ी मंगवाई जिसको 1500 रुपये का शो कर रखा था। उन्होंने पेमेंट करी, डिब्बा खोल के देखा तो टूटी फूटी 50 रुपये की घड़ी निकली, बच्चों वाली। 1500 रुपये की घड़ी ऐड था, ऑनलाइन पेमेंट अमेज़ॉन पर। यानी अमेज़ॉन भी चीट, OLX भी चीट। तो ये सारा का सारा फ्रॉड चल रहा है। पब्लिक को हर तरह से लूटा जा रहा है। आपको अमेज़ॉन के नाम पे भी लूटा जा रहा है, आपको OLX के नाम पे भी लूटा जा रहा है, आपको भारतीय होने के नाम पे भी लूटा जा रहा है, आपको एजुकेशन के नाम पे भी लूटा जा रहा है और आपको संविधान के नाम पे भी लूटा जा रहा है। आपको हर तरह से लूटा जा रहा है और भारतीय होने के नाते भी आपको लूटा जा रहा है। तो इस वक्त आपकी नागरिकता भी खतरे में है, इस वक्त आपकी इंसानियत भी खतरे में है, इस वक्त आपका धर्म एक तरफ रखिए, धर्म एक तरफ रखिए, आपका सब कुछ खतरे में है। एजुकेशन खतरे में है, आपके बच्चे खतरे में, आपकी फैमिली खतरे में, आपका सब कुछ खतरे में है। और उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, आपको मुहिम चलानी पड़ेगी, आपको समाज को जोड़ना पड़ेगा,
आपको तहरीकें निकालनी पड़ेंगी कि समझाना पड़ेगा कि इस वक्त भारत खतरे में है, यहाँ पर संविधान फाड़ा जा रहा है, आपको हर तरह से लूटा जा रहा है, चाहे वो वेबसाइट के नाम पे लूटा जाए, चाहे अमेजॉन के नाम पे लूटा जाए, चाहे OLX के नाम पे लूटा जाए, चाहे एजुकेशन के नाम पे लूटा जाए, चाहे बिजनेस के नाम पे लूटा जाए, चाहे टैक्सेस के नाम पे लूटा जाए, यानी आपकी लुटाई हर तरह से होगी। तो ये बात आपको समझनी होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और मैं ऐमन रिजवी आपकी आवाज़ हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई अभिनेता नहीं हूँ, किसी NGO से नहीं हूँ। मुझे मजबूत आप करिए। मैं आपकी आवाज़ लगातार 10 महीने से बनी हुई हूँ। ये नहीं कि मैं अभी बरसाती मेंढक हूँ, अभी आई और मैंने चिल्लम चिल्ली मचानी शुरू कर दी। मैं आपके सामने आती हूँ, विद फैक्ट बात करती हूँ। और अब तक मैं कम से कम 400 इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ यूट्यूब पर, 400 इंटरव्यू मैं दे चुकी हूँ और 70 से ज़्यादा मैंने स्पीच दी है NRC में। तो मैंने हमेशा विद फैक्ट बात करी है, विद डेटा बात करी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं नहीं बोल पाती, कि कुछ इधर से उधर गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आपकी आवाज़ हूँ, मुझे मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने ही मुझे मिलियन में सुना, आपने ही मुझे मिलियंस में शेयर करा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआएं हैं कि आज 70-80 मुल्कों में मेरी वीडियो चलती है, चाहे वो UK में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो ब्राज़ील में हो, चाहे वो UAE में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां मेरी वीडियो चलती हैं, चाहे नफरत में ही चलती हो पाकिस्तान में कि हाँ देखो इस तरह बोलती है ये, लेकिन चलती हैं। तो वो आप सबकी वजह से चलती हैं कि आप सब ने मुझे इतनी इज्जत दी, आपने मुझे शेयर करा, आपने मुझे अपनी बहन समझ के प्रमोट करा। तो अब मैं कहती हूँ कि अब मुझे मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ताकि मैं अपनी आवाज़ को आगे भी जिंदा रख सकूँ और मैं विजिट करूँ आपकी स्टेटों में आकर। मैं UP जाऊँ, मैं बिहार जाऊँ, मैं कश्मीर जाऊँ, मैं कन्याकुमारी जाऊँ, मैं बेंगलोर जाऊँ, मैं महाराष्ट्र जाऊँ, मैं हर जगह जाऊँ। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ऐमन रिजवी आपकी बहन है, आपकी आवाज़ है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मेरा फेसबुक देख लीजिए, मेरा फेसबुक पेज देख लीजिए, बहुत मामूली सा मेरा फेसबुक पेज है, 20,000 भी फॉलोवर नहीं है। मेरा फेसबुक अकाउंट देख लीजिए, कोई वेरीफाई अकाउंट नहीं है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बिल्कुल आप ही की आवाज़ हूँ, आप ही के बीच की मैं रहकर आप ही की बात करती हूँ। तो मैं ना हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और मैं पहले ही कहती चली आ रही हूँ कि मुझे कोई अफसोस नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि मैं ऐमन चौधरी हूँ, मैं ऐमन बौद्ध हूँ, मैं ऐमन कुमार हूँ, मैं ऐमन सिंह हूँ। और ये वाली बात मैं कहती नहीं हूँ, मैं प्रूफ करती हूँ। मैं दलितों के बीच में उठकर खाना खाती हूँ और इस वाली बात को मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं जो गवाही देंगे कि आज से नहीं, कई साल से मैं उनके साथ बैठ के उन्हीं की प्लेट में ज़मीन पर बैठ के खाना खाती हूँ। और मैं मुसलमानों में सबसे उच्च कोटि की आती हूँ, सैयदा ऐमन रिजवी। लेकिन कभी मैंने नहीं कहा कि मैं उच्च कोटि की हूँ, नहीं, मैं सबसे पहले अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। और मैंने किसी उच्च कोटि वाले से शादी भी नहीं करी, मैंने बिल्कुल OBC में जाके शादी करी। मैंने ये नहीं कि सैयदा हूँ तो सैयदों में जाके शादी करी, नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं ज़ात को नहीं मानती, मैं कास्टिज़म पे बिलीव नहीं करती, मैं इंसानियत पर बिलीव करती हूँ। मैं मज़हब पर यकीन नहीं रखती कि नहीं भाई तू सैयद है, तू शेख है, तू फलाना है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हाँ, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जो जिस चीज़ का होता है वो वही फिट होता है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी शादी मुसलमानों में होनी चाहिए, अगर सबकी कास्ट की वहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं ये नहीं कहती आप सब फॉलो करें, जिसका जहाँ दिल करे वो वहाँ शादी करे। लेकिन हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कास्टिज़म को फॉलो नहीं करती, मैं बिल्कुल कास्टवादी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मज़हबवादी नहीं हूँ कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है, तू ईसाई नहीं हूँ। मैं तो उल्टा इस बात को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था। हमारा संविधान यहाँ दलित समाज ने दिया था, वही दलित समाज जो सदियों से यहाँ पिटता आ रहा था, गुलामी का शिकार था, जिनको ये ब्राह्मण मारते थे, जिनकी औरतों को नंगा करके घुमाया जाता था ताकि ये ब्राह्मण आंखों का बलात्कार कर सकें, उनसे ब्रेस्ट टैक्स वसूला जाता था, अगर वो अपना आगे का पार्ट ढक लेती थी तो उनको मारा जाता था। तो इतना जुल्म होता था इस दलित समाज पर, इस वाल्मीकि समाज पर। वो तो भीमराव अंबेडकर आए, अंग्रेज आए, मुल्क आज़ाद हुआ और हमें जीने का सलीका मिला और दलितों की स्थिति पहले से बेटर हुई। मैं ये नहीं कहती बहुत बेटर हुई, लेकिन इतना हो गया कि वो वो एक धारे में आ गए, वो भी इंसान माने जाने लगे, कपड़े पहनने लगे, अब उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बेशक अब भी दलित बहुत पिछड़ा हुआ है, अब तो मुसलमान भी बहुत पिछड़ा हुआ है,
मुसलमान भी बहुत पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही मुसलमान भारत में दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन ये कि मुसलमानों में थोड़ी एजुकेशन होती है, लेकिन यूनाइटेड मुसलमान अब भी नहीं होते। मुसलमानों से ज़्यादा दलित यूनाइटेड होता है। तो इस वक्त अगर मुसलमान और दलित ही यूनाइटेड हो जाए और आदिवासी ही यूनाइटेड हो जाए, आप यकीन करिए भारत हमारा होगा। हम भारत में फिर नया इतिहास रचेंगे, हम संविधान बचा लेंगे, हम इंसानियत बचा लेंगे, हम भीमराव अम्बेडकर को सुरखरू कर देंगे। जो सोचते होंगे क्या इन लोगों के लिए मैंने संविधान छोड़ा था, ये फाड़ के फेंके जा रहे हैं और ये सारे 137 मुंह में दही जमा के चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरा संविधान फट रहा है, मेरी पहचान फट रही है, मेरा भारत खतरे में है और यहाँ के लोग आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं, अगला नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज तू मर गया, मेरा नंबर कब आएगा। तो आपको जागने का मौका मिल रहा है। अगर आप अब जाग गए तो यकीन करिए आप सारी ज़िंदगी जागे रहेंगे। अगर आप अब भी अवेयर नहीं हुए तो फिर आप कभी नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जंजीरें तैयार हैं, पूरा का पूरा एक पिंजरा तैयार हो चुका है। संविधान को कत्ल करा जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है। सिर्फ अगर आपकी आवाज़ में पावर है, क्योंकि मैं पहले भी कितनी बार मैंने कहा कि एक चींटी एक हाथी की मौत की वजह बन जाती है। तो हम मामूली चींटी बेशक हैं, लेकिन हम हाथी की मौत की वजह बनने वाली चींटी हैं और हम बनकर दिखाएंगे। तो आप वादा करें कि आप एकजुट होंगे, आप अहमद रिजवी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी आवाज़ हूँ और भारत की एक बेखौफ आवाज़ हूँ। मुझे डर नहीं लगता। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि नहीं भाई मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मुसलमान होने की यहाँ पर सज़ा मिली, या मैं मुझे मुसलमान होने की वजह से मुझे भारत में डर लगता है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मेरी मौत जब जैसे जहाँ होगी वैसे आएगी, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन डर लगता है कि संविधान खतरे में है, डर लगता है इंसानियत खतरे में, डर लगता है हम यहाँ पर सब खतरे में, हम सब मारे जाएंगे। तो मैं आपकी आवाज़ बनकर आती हूँ, आपको यूनाइटेड होने की बात करती हूँ और ये कहती हूँ सबकी मदद करें, आप सब यूनाइटेड हो जाएं। अगर पड़ोस में जाकर देखें कोई भूखा तो नहीं है, अगर पड़ोस में कोई भूखा नहीं तो अपनी सोसाइटियों को सर्च करें कि सड़क पर बैठा हुआ कोई मांगने वाला भूखा तो नहीं है, उसको ज़रूरत तो नहीं है। स्लम्स एरिया को जाकर वॉच करें, पूछें क्या उनको आपकी ज़रूरत तो नहीं है। तो इस तरह आप अपने भारत को बचा पाएंगे, अपनी इंसानियत को बचा पाएंगे, अपने संविधान को बचा पाएंगे। और मुझे मजबूत करिए, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। मैं इसी तरह आपकी आवाज़ बनी हुई हूँ 10 महीने से और इंशाल्लाह लास्ट मोमेंट तक बनी रहूँगी। जब तक मेरे में सांस बाकी है मैं आपके लिए ऐसी आवाज़ बनी रहूँगी। मैं ना हिंदू की बात करूँगी, ना मैं मुसलमान की बात करूँगी, मैं ना सरदार की बात करूँगी, ना मैं ईसाई की बात करूँगी। मैं भारतीय हूँ, मैं सिर्फ भारत की बात करूँगी। तो मैं यही कहूंगी कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और इसी के साथ मैं अपना आपसे अलविदा लूँगी और जय भीम जय संविधान। कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिए, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है, मेरी कोई बात से आपका दिल आज़ारी होती है, दिल टूटता है, आपको बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे मैसेज को प्लीज़ आगे कन्वे करिए, मुझे मजबूत करिए। जय भीम जय संविधान। अल्लाह हाफिज़।